ठीक है। डॉक्टर शांति खोपाड़े शीतल, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए मैडम। डॉक्टर शीतल जी। जी नमस्कार सभी को। मेरी आवाज़ मैं समझता हूँ अब आ रही होगी। रोग निदान परिषद एकेडमी ऑफ रोग निदान के इस 40वें लेक्चर सीरीज के 40वें एपिसोड में मैं डॉक्टर तलवार ने एकेडमी ऑफ रोग निदान का महासचिव आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, हम जून से लगातार एक सीरीज के रूप में हर शनिवार को ये श्रृंखला चला रहे हैं और आज इस सीरीज का ये 40वां अंक है। और आज हम सब लोगों के बीच में डॉक्टर नंदकिशोर काले जी हैं। मैं इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत से पहले धन्वंतरी वंदना से शुरुआत करूंगा। मैं धन्वंतरी वंदना की 2 लाइन बोलूंगा। आप सब लोगों से निवेदन है कृपया अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर धन्वंतरी वंदना करेंगे। नमामि धन्वन्तर्यादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकुभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां दातारमीशं विविधौषधीनां। जय हो। भगवान धन्वंतरी जी की वंदना के बाद मैं आज के हमारे मुख्य जो वक्ता हैं डॉक्टर नंदकिशोर काले जी, उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए, वैसे तो हमारे सभी लोग उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ जानते होंगे। डॉक्टर काले जी हम लोगों के साथ कई ROTPs में भी रहे हैं और हमारे बहुत एक्टिव कार्यकर्ता भी हैं और इस समय गुरुदेव आयुर्वेदिक कॉलेज मोजरी में प्रोफेसर हैं और मैं बहुत अच्छा उनका कार्य स्वयं वहाँ पर देखकर आया, इसलिए मेरा मन था कि वो भी अपना एक लेक्चर रखें। उनका टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 15 साल का है और रिसर्च टीचर फेलोशिप उनको महाराष्ट्र से मिली हुई है और 2016 में इनको ये फेलोशिप मिली है। कई इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स वहाँ पर अपने उस कॉलेज में किए हैं और फीमेल जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस पे इनके रिसर्च पेपर और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पे पब्लिश हुए हैं। इनकी कई बुक भी पब्लिश हुई हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशंस इन डिजीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रैक्टिकल्स पे आधारित है। और सर का बहुत अच्छा वहाँ पर NSS और इस तरीके की सभी जो गतिविधियाँ हैं उनसे सीधे जुड़े रहते हैं और सीमेन एनालिसिस पर सर का बहुत अच्छा वर्क रहा है। इस नाते से मैंने सर से अनुरोध किया था कि वो हमारे साथ जुड़ें और सर ने अपने व्यस्त समय में से हम लोगों को ये समय दिया है। मैं अनुरोध करूँगा अपने डॉक्टर काले सर से कि वो अपना प्रेजेंटेशन शेयर करें। डॉक्टर नंदकिशोर काले जी। यस सर। सर धन्यवाद सर। गुड आफ्टरनून ऑल फैकल्टीज ऑफ रोग निदान
my dear students, I am very happy today to share my experience with respected Dr. Pawan Kumar Godator sir and all the Dr. Atul Varsne sir and all respected eminent knowledgeable faculties of Rognidan and my dear students. मैं हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जो है राष्ट्र के संत थे, उनका जो वचन है उस वचन के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूंगा। नमो सद्गुरु ज्ञान दीपा प्रकाशा, नमो आद्य रूपा अनंता परेशा, नमो मंगला मंगल द्वैतहारी, नमो तत्कृपा पूर्ण दोषा निवारी, तुझे रूप ते पाहुदे विश्वव्यापी, तुझी पाऊले सेवुदे ग्राम रूपी, तुझे ज्ञान सर्वांतरी संचरू दे, तुझा सत्य आनंद लोकी भरू दे, करे नाम निष्काम ही ग्राम सेवा, झटू सर्व भावे करू स्वर्ग गावा। मैं इस वचन के साथ मैं सब आदरणीय अध्यापक गणों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और मुझे जो यहाँ पे एकेडमी में में जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, मैं सबसे पहले मैं सर का, एकेडमी के सब मेंबर का तहे दिल से मैं आभारी रहूंगा। और आज का जो टॉपिक है शुक्र एंड एनालिसिस, तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं शुक्र के बारे में बताई हुई, बहुत सारे ग्रंथ में शुक्र के बारे में चरक संहिता में है, सुश्रुत में है। तो शुक्र का कुछ ऐसे बातें मैं आज हाईलाइट करना चाहूंगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन, जो इनफर्टिलिटी और कुछ शुक्र का जो इम्पोर्टेंट है क्लिनिकली जो हो रहा है आजकल वर्क, उस वर्क में मैं कंसंट्रेशन करना चाहूंगा कुछ आयुर्वेद की चीजों के साथ, और मॉडर्न का जो कंसेप्ट है और आयुर्वेद के कंसेप्ट क्या है शुक्र और उसका इनफर्टिलिटी और उसका एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में सबसे हाईलाइट करना चाहूंगा। चरक चिकित्सा में जो बताया, चरक चिकित्सा अध्याय 2 के 5 चौथे में शुक्रोदय के बारे में एक मुझे रेफरेंस मिला है। यथा मुकुल पुष्प से शुक्र गंधो नोपलभ्यते लभ्यते तथा विकासास्तु तथा शुक्रम ही देही नाम। मैंने जो फल के जो कलिया है उनको सुगंध नहीं रहता है, जब वो विकसित होती है तो ही उनको सुगंध आता है। तो ऐसा ही शुक्र के बारे में जो है, मनुष्य में जो शुक्र है उसका वैसा ही है कि जो कलिया की सुगंध जब आता है, जब उसका डेवलपमेंट होता है, यानी कि युवा अवस्था में शुक्र का प्रमाण जो है वो अधिक मात्रा में रहेगा। जो फर्टाइल एज बोलेंगे उसको, मॉडर्न कंसेप्ट जो है, जो फर्टाइल एज है वही आयुर्वेद का कंसेप्ट है, उसके बारे में शुक्रोदय के बारे में जो बताया है। तो विशुद्ध शुक्र जो है, विशुद्ध शुक्र लक्षण भी चरक चिकित्सा में मिलते हैं। बहलम मधुरम स्निग्धम विस्त्रम गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहुच यश शुक्रम फलवत संचयन। विशुद्ध शुक्र लक्षण है जो संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक शुक्र के लक्षण क्या होना चाहिए, इसका वर्णन आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से दिया है। इसका कोरिलेशन मॉडर्न के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ता है। जो इनफर्टिलिटी जो है, जो बर्निंग प्रॉब्लम है टुडे इनफर्टिलिटी में, तो उसके लिए शुक्र कौन से क्वालिटी का होना चाहिए, इसका वर्णन आयुर्वेद में दिया हुआ है। बहलम ये जो है कंसर्निंग विद दी वालुम क्या है शुक्र का, जो आगे आप देखेंगे स्लाइड में कि वालुम के बारे में क्या मॉडर्न के क्या कंसेप्ट है, वो आयुर्वेद में ऑलरेडी एक्सप्लेन है। मधुरम यानी जो फ्रुक्टोज जो प्रेजेंट रहता है सीमेन में, जो मॉडर्न के कंसेप्ट है, वो दिस फ्रुक्टोज इज इसेंशियल फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ द sperm during the fertilization. So normally this fructose is providing the energy to the that sperm or seminal fluid. Then snigdham vistram is कुछ concept we can correlate with the modern science. Pichilum जो है, the viscosity is explained in modern science, means semi-solid condition of that particular seminal fluid. Shuklam, it is a opaque gray white seminal fluid which is requiring for the fertilization. बहु यानी sperm, it is concerning with the sperm count जो बताया हुआ है 60 to 150 million normal sperm count है। तो here the Ayurvedic संहिताकार they have explained especially the चरक शुक्लम बहुची यश शुक्रम फलवत तद संचयन यानी जो which is responsible for the producing the progeny,
that is ultimate for the role of that particular type of characteristics of semen, that is seminal fluid. It is for the production of the progeny, ultimately for in the process of the reproduction, in order to continue the reproduction. This is important thing. So these are the Vishuddha Shukra Lakshan. Then we will see the what is the modern concept of the semen. It is also seminal fluid. It is also termed as, it is a thick opalescent viscid secretion discharged from the urethra of the male at the climax of the sexual excitement. Sexual excitement जो है during coitus this fluid is excreted, which is a thick. So what we are seeing in pitchilum जो है opalescent pitchilum viscid secretion is sticky है. So this is pistil. This all these characteristics that has explained the in Ayurveda. So thick opalescent viscid secretion is recurring for the that reproductive process. It contains the sperm that are capable of fertilizing the ovum. This is important thing. So the seminal fluid containing the sperms, and these sperms are capable for the fertilizing the female ova. now शुक्रक्षय के हेतु जो है रिगार्डिंग द चरक चिकित्सा अध्याय 2 में बताया हुआ जरया चिंतया शुक्र व्याधि भी कर्म कर्षणात् क्षयम गच्छत्यन शनात् स्त्रीणाम चाहती निसेवनात्. शुक्रक्षय जो है, जो काउंट के बारे में अपन कह सकते हैं, उसको जो स्पर्म काउंट है, बहलम जो बोला, बहुचय जो बोला है, शुक्र शुद्ध शुक्र के लक्षण जो संतान उत्पत्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है शुक्र का. ये शुक्र क्यों कम हो रहा है, तो उसके जो चरक में दिया हुआ है कि जरया चिंतया, जरया यानी वृद्धावस्था जो है, वो वृद्धावस्था में है. मॉडर्न का कंसेप्ट अपन देखेंगे जरया के बारे में, जो आई हैव रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर, उसमें दैट आई हैव मेंशन कि जो एज द एज एडवांसेस, सो दैट लीड्स टू द फर्टिलिटी रेट दैट विल बी रिड्यूस. सो जरया जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में शुक्रक्षय हो जाता है. चिंता जो एक्सेसिव जो एंजाइटी है, जो नाउएडेज जो अभी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है लोगों का, उसके बारे में जो चिंता बहुत बढ़ रही है, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी के बहुत केसेस अभी आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, बहुत केसेस अप्रोच हो रहे हैं. तो शुक्रम व्याधि भी कर्म कर्षणात्, जो अन्य डिसऑर्डर्स है उसके वजह से, जो अन्य धातु के वजह से, अन्य स्रोतस के अफेक्ट होने से शुक्रक्षय होता है. क्षयम गच्छत्य अश्नात्, जो अनशन जो है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में अगर आएंगे कि अनशन जो हो रहा है लोगों का दिनचर्या, जो ऋतुचर्या जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसके दिस इज इम्पोर्टेंट कॉज है. इसलिए मॉडर्न अपने आयुर्वेद में जो वर्क चल रहा है शरीर शुद्धि का, और आयुर्वेद में क्लियर कट दिया है, बस्ती वगैरह के बारे में सब कुछ बताया कि शरीर शुद्धि होने के बाद ही निपुसकता की जो इनफर्टिलिटी की चिकित्सा की जाती है. जो दिस इज गच्छत्य अनशनात् स्त्रीणाम च अतिसेवनात्, जो स्त्री का अतिसेवन होने से शुक्रक्षय हो जाता है. फिर मैं राजक्षमा के बारे में भी बताया कि प्रतिलोम राजक्षमा भी जो शुक्रक्षय से स्टार्ट होकर रसक आएगा, और उसके बारे में प्रतिलोम राजक्षमा जो, सो बेसिकली शुक्रक्षय जो है उधर जाता है राजक्षमा की, प्रतिलोम राजक्षमा जो स्त्रीणाम च अतिसेवनात्, उसके वजह से शुक्रक्षय होगा. शुक्र प्रवृत्ति के जो कारण बताए कि शुक्र कैसा मॉडर्न में जो आपने देखा पहली स्लाइड में कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट. सो दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट. इधर आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है चरक चिकित्सा में. हर्षात हर्षात सरत्वाच पश्चिल्यात गौरवादपि अनुप्रवन भावाच द्रुतन्वान मारुतच. ये जो है कि अनुप्रवन भाव जो है शुक्र के प्रवृत्ति कब होगी, जब हर्ष होगा, कुछ एक्साइटमेंट यानी का सरत्व होना चाहिए वो शुक्र में. पैशिल्यत्व जो बताया मैंने पहले स्लाइड में कि जो विस्कसिटी जो है, गौरव जो है, और अनुप्रवण भावाच, इस जो मॉडर्न के बारे में शुक्र और सेमिनालिसिस अपना जो टॉपिक है, वी आर कंसर्निंग विद दैट. जो अनुप्रवण भाव है, जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर फॉर द फर्टिलाइजेशन. और ये कहां से आएंगी, एक्सप्लेन इन आयुर्वेदा. अनुप्रवण भाव जो है, शुक्र का अनुप्रवण भाव इंपॉर्टेंट है. दिस इज पेनिट्रेशन कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, जो मॉडर्न में दिए हुए है. और ये कौन करेगा आयुर्वेद के हिसाब से, अगर कौन करता है तो द्रुतमान मारुत, जो वायु है. सो वायु इसके लिए काम कर रहा है. जो फ्रुक्टोज, उधर मॉडर्न में फ्रुक्टोज बता रहे
इधर आयुर्वेद में मेरे ख्याल से वात जो है अपना ये काम कर रहा है आयुर्वेद की हिसाब से देखा जाए तो। सो मोटिलिटी जो है द्रुतमान मार्गदर्शक, सो मोटिलिटी विल बी प्रोवाइडिंग दी अनुप्रवन भावाचा with the help of the vata dosha, and shukra is doing the anupravan bhava, and which is responsible for the motility. अष्टाभ्य हेतु व शुक्रम देहात प्रसिद्ध, जो शुक्र का इनिशियली आया और टोल्ड कि शुक्र का जो है, जो जैसी कलियां विकसित होती है वैसे इसी तरह शुक्र पूरे देह में पहचाते। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जो मिली कि चरतो विश्व रूप से रूप द्रव्य यथोचित, ये जो चरक ने कहा है ये रूप द्रव्य है। शुक्र जो है एक रूप द्रव्य है, यानी उसकी आत्मा का अगर कोई अपने को डिटरमाइन करना है तो जब शुक्र ही ऐसा धातु है, शुक्र की प्रवृत्ति जब शुक्र बाहर आता है तब शुक्र उस इज डूइंग सम इज गोइंग टू वर्क। ऐसा एक ही धातु है कि शुक्र बाहर आने के बाद व्हेन यू आर पेनिट्रेटिंग द फर्टिलाइजेशन विद द ओम, सो ये रूप द्रव्य विश्व रूपस्य इति विश्वकर्मा, ऐसा विमर्श में दिया हुआ है। तो चरतो विश्व रूपस्य ये शुक्र धातु है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अल्टीमेटली फॉर दी रिप्रोडक्शन। सो अनुप्रवन भाव मेरे ख्याल से अनुप्रवन भाव और द्रुतमान मार्गदर्शक पेनिट्रेशन कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। सीमेंट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज इनफर्टिलिटी के जो केसेस आ रहे हैं तो इस पे वर्क होना बहुत जरूरी है, इसकी ट्रीटमेंट होना जरूरी है। पेनिट्रेशन कैपेसिटी क्या हो रहा है और मोटिलिटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फर्टिलाइजेशन। शुक्र दृष्टि भेद तीन तरीके से जो शुक्र दृष्टि भेद अपन बता सकते हैं। तो फेनिलम तनु वृक्षम च विवर्णम पुति पिच्छलम, जो विकृति के हिसाब से मैं आई एम टेलिंग दैट कि विकृति की जो पॉइंट है दैट आई एम ओनली गोइंग टू हाईलाइट। सो शुक्र दृष्टि के जो भेद है फेनिलम तनु वृक्षम च विवर्णम पुति पिच्छलम अन्य धातु पर सष्टम औषधि तथा अष्टमम। ये जो फेनिल these are the qualities what we have explained। आयुर्वेद में तो बहुत अच्छी तरीके से इसका वर्णन हमें मिल रहा है, चरक संहिता में मिल रहा है, अष्टांग हृदय में मिल रहा है, और जो वात पित्त कफ रक्तज और गंतज शुक्र के जो भेद इसमें बताए तो सो दिस कैन बी एक्सप्लेन इन डिटेल। वात पित्त कफ फेनिलम तनु वृक्षम च विवर्णम पुति पिच्छलम अन्य धातु पर सृष्टम सम अवसादी तथा अष्टमम, जो ये अष्ट भेद जो है शुक्र के, so that can be classified on vata pitta kapha रक्तज और ग्रंथिज। सो वी विल सी जो चरक ने बताया देखो ये क्वालिटी कैसी वो शुक्र को वात दूषित कर रही है, पित्त दूषित कर रहे हैं और कफ दूषित कर रहे हैं। तो दीज आर द क्वालिटीज दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड। यू सी हियर द वातज वात दुष्टि वात दूषित वीर्य जो बोलेंगे, वात दूषित शुक्र जो बोलेंगे तो फेनिलम तनु वृक्षम च कृष्णेन अल्पाम च मारुतात भवते उपहतम शुक्रम न तत गर्भाय कल्पते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आचार्य ने बहुत पहले ये बात बता चुके हैं, जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं इनफर्टिलिटी केस को, तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर वात दूषित वीर्य रहता है तो ये इस तरीके से क्वालिटी जो रहेंगे फेनिलम तनु रहेगा, रुक्षता जो शुक्र में रुक्षता मिलेंगी, विस्कोसिटी दैट विल बी रिड्यूस। अपन मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो फेनिलम तनु वृक्षम च कृष्ण अल्पाम च, जो बड़ी कठिनाई से अल्प मात्रा के साथ जब बाहर निकलता है तो, और ये जो वात दूषित जो शुक्र है जिसके एक क्वालिटी जो फेनिलम तनु वृक्षम च जो बहुत कठिनाई के साथ बाहर आ रहा है, ऐसा शुक्र जो वात दूषित हो रहा है तो उसके वजह से गर्भ उत्पन्न करने में वो सहायक नहीं रहता। बहुते उपहतम शुक्रम न तथा गर्भाय कल्पते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टुडे वी आर फेसिंग जो इनफर्टिलिटी के केसेस जो बढ़ रहे हैं तो ये आयुर्वेद में भी इसका बहुत आई विल से वेरी मैथमेटिकली और आचार्य एक्सप्लेन। जो फेनिलम है मैं इसको कंसल्टेशन थोड़ा करना चाहूंगा। फेनिलम जो है लिक्विफिकेशन बताया है इसी में, तो जो आगे की मॉडर्न के स्लाइड जब मैं दिखाऊंगा तो इसमें डिटेल आए चर्चा करेंगे इसके ऊपर। लिक्विफिकेशन दैट विल रिक्वायरिंग फॉर द सीमेन एनालिसिस, उसका कैसा मोटिलिटी क्या कैसी हो रही है उसकी, और उसका मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया जा सकता है, मोटिलिटी का स्टडी किया जा सकता है, और काउंट का स्टडी जो है रिक्वायरिंग फॉर लिक्विफिकेशन। जो फेनिलता जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, लिक्विफाई होना चाहिए सीमेंट तो ही उसका अच्छी तरह से स्टडी किया जा सकता है। जो मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है वो आयुर्वेद में भी बताया है। तो वात दूषित वीर्य जो है वो है। फिर जो
पित्त दूषित जो है कि इनिशियल श्लोक जो देखा आपने फेनिलंतनुरूक्षम जो पुतिगंधी ये पित्त के बारे में सर ने बताया, पित्त दूषित वीर्य कैसा रहेगा। तो इसका सनिलम अथवा पित्तम कृष्णम पुतिगंधी दह लिंगम विनिर्याति शुक्रम पित्तेन दूषितम। पित्त दूषित शुक्र, शुक्रम पित्तेन दूषितम एट पित्त दूषित शुक्र। मैं फिर ये बात दोहराना चाहूंगी, और आचार्य हैव एक्सप्लेन्ड वेरी मैथमेटिकली द आयुर्वेदिक साइंस ऑल। मेरे स्टूडेंट को, बाकी के स्टूडेंट जो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप इस शास्त्र को बहुत पॉजिटिव से तरीके से देखना चाहिए, तभी आप इसको शास्त्र का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर सकेंगे। अदरवाइज कुछ प्रीजुडाइज माइंड से जो आप करेंगे तो आप अच्छी तरह से आयुर्वेद को नहीं समझ पाए रहेंगे। और आज ईरा चल रहा है आयुर्वेद के बारे में, आज बहुत अच्छे वर्क बहुत इंस्टीट्यूट में चल रहा है। पवन कुमार घोड़तवार सर हमारे साथ में नए से, तो इनको भी सब बहुत अच्छा वर्क वहां पे चल रहा है। तो ये जो है, जब आयुर्वेद को इस तरह से देख सकेंगे पॉजिटिवली, तो ही आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। तो ये जो है पित्त दृष्टिकर जो शुक्र है, सनिलम अथवा पित्तम अतिष्णम पुत्तिगंधी, जो शुक्र का वर्ण जो रहेगा ये नीला अथवा पीला। उधर मॉडर्न में उसमें ब्लड कंटेनिंग आए वो कुछ बातें दिए हुए, वो आगे विल डिस्कशन। तो ये पित्त और नीला और पीला शुक्र का वर्ण देखता है पित्त जो शुक्र में। और दह लिंगम, जब शुक्र जब बाहर आता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट और मास्टरबेशन, और शुक्र से जो जिस तरह से जरा ये है, इस वजह से जो शुक्र बाहर आएगा तो दैट विल लीड टू द बर्निंग, गर्म होता है। और दुर्गंधित पुतिगंधी जो है वो दुर्गंधित रहेगा। लिंगदाह बताया चरक ने, पित्त दूषित शुक्र रहा तो लिंगदाह। तो ये 3-4 जो सिम्टम्स है उसके वर्ण के बारे में और लक्षण समुच्चय के बारे में, और आचार्य की जो शैली रह चुकी है इसके बारे में, जो उसका जो भाव पदार्थ है उस भाव पदार्थ का उसके उन्होंने वर्ण के बारे में किया है, और उसके लक्षण क्या रहेंगे, स्थानिक लक्षण क्या रहेंगे और सार्वजनिक लक्षण क्या रहेंगे, उसके बारे में आचार्य की शैली दिखाई देती है। तो बाद में जो कफज शुक्र जो है, श्लेष्मणा बद्ध मार्गम तो भवत्य अत्यर्थ पिच्छलम, ये जो चर ने बताया है कि जब कफ से शुक्र का मार्ग अवरुद्ध होता है, श्लेष्मणा बद्ध मार्गम यानी कफ से शुक्र का मार्ग अवरुद्ध होना रुक जाता है, तो भवत्य अत्यंतम पिछल, तब क्या होगा, तब ये पिछलता बढ़ती है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी तो हाईली विस्कस जब रहेगा फ्लूइड, तो दैट विल अगेन, जब आप क्लिनिकली देखेंगे, जब हाईली विस्कस फ्लूइड है उसको लिक्विफाई करना है पहले, और उसको लिक्विफाई होने के बाद ही वी हैव टू गो फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। दैट मीन्स हाईली विस्कस फ्लूइड, इट इज हिंडरिंग द microscopic examination, ultimately the obstruction in the count and in determining the motility of the sperm, which is important for determination of the infertility cases. So ये कपच शुक्र, वात पित्त कपच शुक्र जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अपने लैब में भी हो सकता है ये बातें होती है, प्रूव हो सकता नहीं बोलूंगा मैं, ये होती है, मैं देख रहा हूँ, स्लाइड में देख रहा हूँ, मैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, मैं उसका स्टडी देख रहे हैं हम। तो ये सब चीजें आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताई है। बाद में जो रक्त मिश्रित शुक्र है, स्त्रीनाम अत्यर्थम गमनात अभिघात क्षतादपि, जो अभिघात होगा उसको रक्त शुक्र की जो कॉजेज बताए आचार्य ने कि अभिघात होना चाहिए, कुछ स्त्रीनाम अत्यर्थ, स्त्री का अत्यर्थ सेवन, अभिघात, शस्त्र का मार लगना, शुक्रम प्रवर्तते जंतु प्रायण रुधिरान्वयम, रुधिर रक्त दूषित शुक्र जो है इसके ये लक्षण बताए हुए। और बाद में आपने देखा वातज पित्तज कफज रक्तज, और जो इनिशियल श्लोक जो देखा था हमने, ये जो श्लोक देखा पहला जो बता रहा हूं मैं आपको, तो फेरिलम तनुरुक्षम च विवर्ण पुत्ति पिचलम, यहां तक अपन आ गए कि वातज पित्तज कफज रक्तज। और ये देखो अन्य धातु समुष्पष्टम, ये जो है अवसाद जो है, वेग संधारण शुक्र, या अवसाद किस तरह से हो रहा है, जो ग्रंथित शुक्र का लक्षण बताया है कि वेग संधारण शुक्र वायुना विहितम पति कृष्ण याति ग्रंथितम अवसादी तथा अष्टम, जो अष्टदोष शुक्र के बताए हुए, ये इस तरह के से एक्सप्लेनेशन जो ग्रंथित शुक्र का बताया कि मूत्र शुक्र और मलमूत्र और शुक्र का वेग रोकने से वायु अवरुद्ध हो जाता है, वायु कुपित होता है, वायु ना विहितम पति, वायु का प्रकोप होगा,
किस वजह से वायु का प्रकोप होगा, तो वो मलमूत्र शुक्र का वेग धारण करने से वायु का प्रकोप होगा। व्हाट दैट प्रकोप विल लीड टू, दैट विल लीड टू कृष्ण याति ग्रंथितम अवसादी। इसके वजह से ग्रंथ शुक्र के मार्गों को रोक देता है। कौन शुक्र के मार्ग को रोक देता है? वायु, जो मलमूत्र शुक्र का वेग धारण करने की वजह से वायु का प्रकोप होकर वो शुक्र का मार्ग रोक देता है और उसके वजह से ग्रंथि निर्माण हो रही है। ये ऐसा पैथोजेनेसिस वी कैन हैव प्रेजेंटेशन ऑफ द पैथोजेनेसिस। और व्हाट दिस ग्रंथि पैथोजेनेसिस दैट विल लीड टू द अवसादम अवसादी ग्रंथितम अवसादी। ग्रंथितम अवसादी यानी इसका जो अवसाद है, अवसाद को बोलेंगे तो वीकनेस दैट वी कैन सी, जो अंग गल जाना जो है, तो अवसाद दैट इज जब शुक्र जब बाहर आएगा तो उसको झंझनाहट होंगी, जो पेशेंट है उसको झंझनाहट होती है और उसको थका हुआ सा लगा, दैट इज वी कैन से लॉस ऑफ लिबिडो। मॉडर्न में जो कंसेप्ट मुझे ख्याल में आ रहे हैं अभी, लॉस ऑफ लिबिडो जो है दो दैट वी कैन बी कोरिलेटेड विद अवसादी। इति दोषा समाकता शुक्र शास्त्र, ये सब वात पित्त कफज रक्तज और ग्रंथि शुक्र के जो 8 दोष बताए, शुक्र के जो दूषित वीर्य के जो लक्षण है, ये लक्षण अब अभी अब पेशेंट के बारे में दिख रहे हैं। क्लेबे के जो हाईलाइट मैं करना चाहूंगा आयुर्वेद के हिसाब से, क्लेबे के जो वर्णन आया है, यानी इनफर्टिलिटी जो बर्निंग इश्यू है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके पीछे मॉडर्न के कुछ कॉजेस है, एंजाइटी है। तो आयुर्वेद का क्या कंसेप्ट है? आयुर्वेद का कंसेप्ट बीज ध्वजोपघाताभ्याम जरया शुक्र संशय क्लेब्यम संपद्यते तस्य श्रृणु सामान्य लक्षण। क्लेब्य के क्या क्या भेद है? यानी बीज ध्वजोपघाता, ये देखिए इंद्रिय प्रदोष विकार का वर्णन मैं इसलिए डिफाइन करना चाहता हूँ यहाँ पे। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट, सेकेंडरी के स्टूडेंट है यहाँ पे, सेकेंडरी के सब सम्मानित टीचर है। एक इंद्रिय प्रदोष और जो विकार है उपधातु प्रदोष, इसमें बताया हुआ है इंद्रियानि समाश्रिता प्रकोपंती यदा मला उपघातोपतापाभ्याम योजयंती इंद्रियानि। इंद्रियानि समाश्रिता प्रकोपंती यदा मला उपघातोपतापम, ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। उपघात और उपताप ये इंद्रिय प्रदोष विकार के बारे में बताया। उपघात यानी पूर्ण इंद्रिय कर्म हानि, उपताप यानी अल्प इंद्रिय कर्म हानि, ये जो बताया। ये देखिए यहाँ पे क्लेब्य भेद के बारे में, बीज ध्वजोपघात, दैट आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट हियर। ये जो उपघात है, उपघात यानी पूर्ण इंद्रिय कर्म हानि। इंद्रिय कर्म हानि किसकी हो रही? बीज यानी शुक्र, बीज उपघात। ये जो बीज उपघात ये कंप्लीट शुक्र नहीं होना, सेमानल फ्लूइड जो हो रहा है वो नहीं रहना है। तो ये जो है अजोस्पर्मिया है, जो है मॉडर्न में जो बताया अजोस्पर्मिया केसेस। सो ये है बीज बीजघात। और ध्वजोघात जो है, ध्वज यानी मूत्र मार्ग, मूत्रघात जो है, ये चीजें क्लेब्य निर्माण कर रही है। अगर शुक्र की प्रमाण बहुत कम हो गया तो दैट विल लीड टू द क्लेब्य। मूत्र का प्रमाण, मूत्रघात, बीजो ध्वजोपघात, ध्वजभंग जो मूत्रभंग, जरया वैनिसिलिसिन वृद्धावस्था शुक्र संशयात क्लेब्यम संपद्यते तसेच दूसरा। ये जो क्लेब्य के भेद बताए, ये 4 फैक्टर जो है दैट आर लीडिंग टू इनफर्टिलिटी, जो मॉडर्न में भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन दिया। जो अजोस्पर्मिया दैट 8% prevalence जो I have quoted here, 8% prevalence. I have recently I have published a paper in Journal of Indian System of Medicine, जो इसमें out of 212 cases I have got the 8% patients they are having the azoospermia। 200 पेशेंट में से 16 पेशेंट मुझे ऐसे मिले कि जो अजोस्पर्मिया के केसेस मिले, जो बीजोपघात कह सकते हैं उसके आयुर्वेद के बारे में, जो क्लेब में निर्माण करें इनफर्टिलिटी की, मेल इनफर्टिलिटी के स्टडी के बारे में। सो आई एम हैविंग दी डाटा विथ मी। So the structure and production of the, this is how the Ayurvedic concept what I want to explain। मैंने इनिशियली कहा कि बहुत सारी चीजें हैं शुक्र के बारे में, मैं कुछ ही हाईलाइट करना चाहता था यहाँ पर। और जो मॉडर्न का जो कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर जो है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्किन, कौन कौन से स्ट्रक्चर, टेस्टिज जो है मेल गैमेट्स बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, टेस्टिज आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द 2 to 5% ऑफ द सीमेन ओवरी। नेक्स्ट जो है एपिडिडमिस, इट इज स्पर्म स्टोरेज एरिया and the sperms mature here, and the secretions of the epididymis, there are potassium, sodium, these are the some secretions। बायोकेमिकल एनालिसिस उसका किया जा सकता है। मॉडर्न का जो कंसेप्ट है, जो एपिडाइडिस में से जो ये सिक्रेशन हो रहा है उसका मॉडर्न के हिसाब से बायोकेमिकल एनालिसिस करके इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है, उसको व्हाट आर द पर्पस टू डिटरमाइन द सीमेन का, मेडिको लीगल केसेस है या रेप केस है या इनफर्टिलिटी के बारे में उसका स्टडी होना चाहिए। So this is the biggest energy source for the sperm which is secreted from the epididymis। Third structure जो है vasa difference ampulla, this is the another storage area।
the secretions are the ergothionein yellowish fluid reduces chemicals. सेकंडली जो इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि फ्रुक्टोज जो है विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द वासा डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द स्पर्म्स. इनिशियली जो बहलम मधुरम मधुगंधी की जो बताया हुआ है आयुर्वेद में, ये फ्रुक्टोज है. मुझे मुझे लगता है ये फ्रुक्टोज है जो इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द seminal fluid which is secreted from the vasa deferens. Next structures involved in the that is the seminal vesicle. Seminal vesicle ये बहुत important structure है which is contributing the 50% semen volume. That means contribution means the 50% volume is coming from the seminal vesicle. So during ejaculation, these certain components are released. Fructose, also we have seen vasa deferens. Seminal vesicles are also releasing the which is the biggest energy source which is required. ये देखिए बात जो फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज नॉर्मली सीमेन में प्रेजेंट रहता है ऐसा मॉडर्न का कहना है. और एक सेलिनोप्स रिएजेंट नाम का एक रिएजेंट दैट इज यूज्ड for the presence of normal presence of the fructose in the semen which is requiring for the fertilization. So these are the some citric acid, phosphorus, these are the some prostaglandins है. ये सब जो secretions है they are coming from the seminal vesicles and it is contributing the 50% semen volume. Prostate is also important structure involved in the production of the semen. These are the citric acid, calcium, sodium acid, phosphatase, prostaglandin, zinc, potassium. All these are the components, chemicals. We can say that is released from the prostate gland, and it is contributing to 40% of the semen. And the Copper's gland, it secretes a small amount of mucus. So these 6 structures are involved in the production of the semen, and we can have brief contribution. So testes and epidermis is contributing the 10%. Why it is important to study this? This is the question. Contribution of the semen volume, because we have to treat the cases of infertility. We have to treat the exact cause behind the infertility. That depends on the by using the various parameters. कि डिफेक्ट किस में है, डिफेक्ट स्पर्म में है, स्पर्म के मॉर्फोलॉजी में कुछ डिफेक्ट है क्या, कुछ प्रॉब्लम है, सेकेंडरी कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए सीमेन वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है, एजोस्पर्मिया डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, तो इसका कारण डिटेक्ट करने के लिए सीमेन कहाँ से कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है. टेस्टिस एंड एपिडेमिस, सेमिनल वेसिकल्स दैट वाज इन 50% कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द प्रोस्टेट 40% है, और कॉपर्स ग्लैंड आया तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सीमेन इज रिलीज्ड. So these are the normal values that we are seeing. Initially आया आयुर्वेद में आया कॉन्सेंट्रेटेड वॉल्यूम के बारे में जो बताया 2 to 5 ml नॉर्मल वॉल्यूम होना चाहिए. मैं हमारे मैं आई हैव सीन नियर अबाउट 250 केसेस मैंने देखे 4-5 साल में जो देखे मैंने, तो वॉल्यूम जो है वो नियर अबाउट 2.5 ml वॉल्यूम तक दैट आई हैव सीन. यानी उसके आगे मुझे कुछ मालूम नहीं मिल सका. पेशेंट का 3-4 ml सीमेन दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं. जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ हर एक का अलग रह सकता है. पीएचएस का 7.8, ल्यूकोसाइट्स एब्सेंट रहते हैं नॉर्मली. स्पर्म काउंट ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों कम हो रहा है काउंट इनफर्टिलिटी, और किसका 60 to 130 मिलियन. मोटिलिटी जो है 80% ऑफ मोटिलिटी यानी क्या है, जो एक स्पर्म जो एक फील्ड वी आर गोइंग टू एग्जामिन, सीमेन के स्लाइड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, तो 100 में से अगर 80 स्पर्म जो है वो मोटाइल दिख रहे तो दैट विल वी काउंट इट इज 100% मोटिलिटी इज देयर. तो 100% 80% मोटाइल स्पर्म है तो 100% मोटिलिटी दैट वी काउंट. मॉर्फोलॉजी के बारे में भी ऐसा है, 80 to 90% जो है मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया जाता है. इंडिकेशन क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू analyze this, important to analyze the semen or shukra. It requires specialized hydrology laboratory. I think this is the biggest part. Hydrology laboratory बहुत important चीज है. Any investigation सबसे important in today's clinical practice that सबसे बड़ी बात है कि इनफर्टिलिटी का इन्वेस्टिगेशन अपने को करना है. इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस करने के लिए शुक्र का टॉप प्रायोरिटी से उसका स्टडी करना बहुत जरूरी है इनफर्टिलिटी के लिए. सो अबाउट 30 to 40% केसेस आर हैविंग द प्रॉब्लम विद द मेल्स. सीमेन यानी देखो फिर कितना इंपॉर्टेंट है
इनफर्टिलिटी का कॉज डिटरमाइन करने के लिए 30 से 40% परसेंटेज जो है वो मेल्स के हिसाब से हो रहा है, that will leading to the infertility. Hence, it is indicated to determine the semen analysis to check the effectiveness of vasectomy and uh, to support disprol or denial of on the grounds of infertility. Medical legal cases to support disprol denial of paternity जो है पैटर्निटी के बारे में मैं एक अभी बहुत किस्से आते हैं सामने, जो एक महाराष्ट्र में एक प्रकरण हो चुका था, शिवाजी महाराज के बारे में बताऊंगा मैं कि पैटर्निटी जो है, डिनाइल ऑफ पैटर्निटी जो है, जेम्स लेन का एक प्रकरण हुआ था, शिवाजी द हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया, ये जो किताब है उसमें ये लिखा था कि शिवाजी वॉज द फादर ऑफ दादाजी कौन वॉज द फादर ऑफ शिवाजी। तो ये चीजें जो है, ऐसी चीजें डिनाइल ऑफ पैटर्निटी का जो जब इशू आता है तब उसमें सेमेन एनालिसिस ऑन द ग्राउंड ऑफ, ये बहुत चीजें, कुछ पॉलिटिकल इशू भी चलते हैं बीच बीच में कि ये इसकी, तो ये इसके बारे में सीमेन का एनालिसिस दैट विल हेल्पिंग फॉर द डायग्नोसिस। मेडिको लीगल केसेस है टू एग्जामिन वेजल एंड सिक्रेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ सीमेन। रेप केसेस में सिलेक्शन ऑफ डोनर्स है, जो आजकल बहुत एडवांस हो चुके हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, सब चीजें, टेस्ट ट्यूब बेबी और ये सब चीजें जो आई, सब एडवांसमेंट है मेरे ख्याल से। सिलेक्शन ऑफ डोनर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कैटल्स में भी करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर पूरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो ये जो चीजें, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो बोला मैंने, टेस्ट ट्यूब बेबी और ये सब जो चीजें। नाउ हाउ टू कलेक्ट इनफर्टिलिटी के बारे में, सीमन कलेक्शन का बहुत जो पैथोलॉजिकल, आई थिंक जो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है, वो इन्वेस्टिगेशंस, सैंपल कलेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्लड शुगर रहा, कोलेस्ट्रॉल रहो, और कुछ सीमेंट का जो कलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन ऑर्डर टू बी ए प्रॉपर रिपोर्टिंग, प्रॉपर इन्फरेंस और उसका कंक्लूजन निकालने के लिए सैंपल कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट के बारे में जो है, आफ्टर अबाउट 3 days ऑफ सेक्सुअल एब्सटेनेंस इंपॉर्टेंट है। Sexual abstinence means no sexual contact. If patient is coming towards you and today patient आ रहा है, तो उसके बाद में अगर उसका sexual contact है तो you should counsel to the patient to have no sex for next 4 days, 3 to 4 days. So that is the abstinence period. It requires abstinence period. Otherwise, अगर लॉन्गर पीरियड रहा है, व्हाई एब्सटेनेंस इज इंपॉर्टेंट, लॉन्गर एब्सटेनेंस रहा है तो दैट विल रिड्यूसिंग द मोबिलिटी, दैट मींस योर रिजल्ट विल बी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट विल बी देयर। सो एब्सटेनेंस 3 to 4 days का एब्सटेनेंस ही इंपॉर्टेंट है, अगर उसकी ज्यादा रहा है तो दैट विल हैम्परिंग द मोबिलिटी। शॉर्टर एब्सटेनेंस रहा तो काउंट पे ही उसका असर हो रहा है। मेथड क्या है सीमेन कलेक्शन में? मैस्टरबेशन इज द बेस्ट मेथड दैट अडॉप्ट। एंड प्लास्टिक कंटेनर, ड्राई कंटेनर, कोई भी घर से लेके आ रहा है उसके कंटेनर, सो दिस इज वेरी रॉन्ग। यूरिन रहा हो, कुछ सैंपल रहा हो, तो ये सब चीजें स्टराइल प्लास्टिक कंटेनर, स्टराइल प्लास्टिक कंटेनर जो है, मैं दिखाना चाहूंगा, मैं अभी लैब में हूँ तो मैं स्टराइल प्लास्टिक कंटेनर, ये जो है, ये स्टराइल प्लास्टिक कंटेनर यूज करना चाहिए कोई भी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो। ये जो है, दिस इज द स्टराइल प्लास्टिक कंटेनर आई वांट टू शो। सो दिस शुड बी यूज क्लीन, ड्राई, स्टराइल है, लीक प्रूफ है, वाइड माउथ है। सो ये सब चीजें सैंपल कलेक्शन में बहुत। एग्जामिनेशन ऑफ द सेमिनल फ्लूइड इज इंपॉर्टेंट पार्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या था, टाइम ऑफ लिक्विफिकेशन दैट आई हैव, लिक्विफिकेशन, लिक्विफाई करना है सीमेंट को। इन ऑर्डर टू बी लिक्विफिकेशन मींस इन ऑर्डर टू बी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड में उसको कन्वर्ट। जब पेशेंट ला रहे हैं तो लिक्विफिकेशन टाइम के बाद ही उसको वी आर गोइंग टू एग्जामिन, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है उसको। तो 15 to 30 मिनट इज द लिक्विफिकेशन टाइम ऑफ द सीमेंट। विस्कोसिटी उसका देखना है, विस्कस ऐसा है। कप के बारे में जो बताया, वॉल्यूम उसका 2 to 5 ml, उसका वॉल्यूम, पीएच, कलर,
all these things that can be examined under the physical examination. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट हम अपने हमारे लैब में कर रहे हैं। स्पर्म काउंट इम्पोर्टेंट है, वाइटलिटी, स्पर्म काउंट वाइटलिटी, अलाइव है पेशेंट, डेड स्पर्म सही क्या आगे चीज, मोटिलिटी भी इम्पोर्टेंट है। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हम नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ कि मॉर्फोलॉजी दैट रिक्वायर्स मोर गाइडेंस। मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी जो प्रोपोर्शन ऑफ द व्हाइट सेल्स, ऑल दिस थिंग्स कैन बी एग्जामिनेशन ऑफ द सेमिनल फ्लूइड जो है, फिजिकल, माइक्रोस्कोपिक का थर्ड इम्यूनोलॉजिकल एनालिसिस, ये चीजें भी नहीं कर रहे हैं। एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज, दिस इज फॉर द सेक ऑफ स्पर्म टेस्ट, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस जो है, इन्फेक्शन क्या हो रहा है। देखिए जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस जो हो रहा है फीमेल में, तो मेल में कुछ उसमें है कि इन्फेक्टिव, कुछ ट्यूबरकुलोसिस है क्या, ट्यूबरकुलोसिस है क्या, ये प्राइमरी रूल आउट होना चाहिए इनफर्टिलिटी केसेस में, ट्यूबरकुलोसिस है क्या, जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस है क्या। सो उसका कॉज है कि दैट इज हैम्परिंग दी फर्टिलिटी। बायोकेमिकल एनालिसिस, देखिए जो इनिशियली आई हैव टोल्ड, जो फ्रुक्टोज, जिंक और ये सब चीजें जो सीक्रेट हो रहे हैं सेमिनल वेसिकल्स और epidermis, all these things, so that can be detected with the help of the biochemical analysis. Sperm function test, postpartum, or this penetration hypoosmotic, all these things comes under the examination of the semen. Important thing जो infertility के बारे में अपने को करना है कि क्या करना है इनफर्टिलिटी केस में रिगार्डिंग द सेमेन और शुक्र। सो इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, तो वॉल्यूम देखेंगे पहले, इट इज फिजिकल एग्जामिनेशन दैट कम्स अंडर पीएच जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में जाता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या करना है, इनफर्टिलिटी की केस आ रही कि विलिंग टू कंसीव है, कुछ 2 साल 3 साल हो गए मैरिज को, फिर भी इश्यू नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, तो मोर्टालिटी, परसेंटेज ऑफ द मोर्टाइल स्पर्म दैट वी आर गोइंग टू, स्पर्म काउंट एंड मोर्टालिटी, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में रिगार्डिंग द इनफर्टिलिटी। मोटाइल स्पर्म, मोटिलिटी कितनी है स्पर्म की, बिकॉज पेनिट्रेशन पावर व्हाट दैट वी हैव सीन, अनुप्रवण भावाचे दुत्तवर्ण मारुत, ये जो आयुर्वेद की कंसेप्ट है, ये आयुर्वेद की कंसेप्ट जो है, इट इज परसेंटेज ऑफ द मोटाइल ऑफ स्पर्म, द मोटाइल स्पर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर द अनुप्रवण भाव, फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द वोम। ये चीजें देखना है कि क्या मोटिलिटी क्या हो रही है उसकी, स्लगिशली मोटाइल है कि क्या है, वीकली मोटाइल है, हाईली मोटाइल है। So this is the interpretation of the motility. Sperm count important है, और स्पर्म मॉर्फोलॉजी ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये इनफर्टिलिटी का यूजुअल एनालिसिस क्या किया जाता है, सीमेन का यूजुअल एनालिसिस करना है, क्या क्या करेंगे, वॉल्यूम देखना है, काउंट है, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी है, ये सब चीजें यूजुअल एनालिसिस में जाएंगे। टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक स्टूडेंट कुछ बैठे कुछ अध्यापक जो है उनको तो सभी चीजें मालूम है मेरे ख्याल से। टर्मिनोलॉजी जो स्टूडेंट के जो सुन रहे हैं यहाँ पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मोजूस्पर्मिया, जो ऑल सीमेन पैरामीटर्स और नॉर्मल, कौन से सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल्स रहेंगे, काउंट है उसका, नंबर 1 मोटिलिटी है, नंबर 2 वॉल्यूम है, नंबर 3 पीएच है उसका। ये सब चीजें जो है, ये सीमेन के जो पैरामीटर्स है, वॉल्यूम, काउंट, मोटिलिटी और पीएच और ऑल द जो पैरामीटर्स है, ये सब पैरामीटर्स नॉर्मल रहेंगे तो उसको नॉर्मोजूस्पर्मिया बोलेंगे। नॉर्मल काउंट, ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोयूरिया बोलते हैं अपन, तो स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा, 60 मिलियन जो नॉर्मल है उसके उससे कम रहा है, इधर 15 मिलियन दिया हुआ है, नॉर्मली 60 मिलियन है, उसके 20 मिलियन के कम रहता है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। वी हैव सीन दिस केसेस, अजोस्पर्मिया के मैंने बताया 8% केसेस आई हैव गॉट, 16 पेशेंट आउट ऑफ 200 आई हैव गॉट अजोस्पर्मिक केस, नो स्पर्म फाउंड, नो स्पर्म, absence of aspermia, absence of ejaculate, नहीं ejaculate ही नहीं हो रहा है उसमें, aspermia, this is important thing. Reduce sperm motility, percentage of progressively motile sperm below low level, motility reduce होती है motile sperm की, progressively motile sperm, normal reference limit जो है उससे कम होने, teratozoosphermia, spermatozoa with reduced proportion of normal morphology or increased proportion of the abnormal sperms, reduced proportion of the normal morphology, जो normal morphology, see we have initially I have told the 80% or more sperms are morphological, जो slide बताई थी मैंने पहले, तो ये चीज यहाँ पे normal morphology, proportion of the normal morphology, spermatozoa reduced proportion, sorry proportion reduce होना चाहिए, morphology जो है, जो डबल हेड डबल टेल वगैरह आगे वो देखेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में, कैसा सीमेन का मॉर्फोलॉजी रहती है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज द
Teratogia, you keep in mind, teratogia is concerning with the normal morphology. I think morphology सिर्फ ख्याल में रखो, that is termed as teratogia. Oligoastheroteratozoospermia, oligospermia, asthenospermia, teratozoospermia, and oligoastheroteratozoospermia. All sperm variables are abnormal. All sperm. Normozoospermia, that you are seeing, all parameters are normal. Oligoastheroteratozoospermia, all sperm variables are abnormal. Leukocytospermia, normally we have seen, normally initially I have told you leukocytes are absent. But if leukocytes are containing more than 1 million WBCs per ml, so it is termed as the leukocytomasculine. Leukocyte is white WBCs. Necrozoospermia, this is important. All sperms are non-motile or non-viable. माइक्रोस्कोप से आप सीमेन देख रहे हैं तो उसमें कोई सीमेन आपको मोटाइल नहीं मिलेगा और कोई सीमेन आप कोई स्पर्म आपको लाइव नहीं मिलेगा. दैट इज नॉन वायबल, दैट इज नॉट लाइव, डेड स्पर्म बोलेंगे उसको. मोटिलिटी नहीं है और वायबल नहीं, हिल ड्राई भी नहीं, वो नेक्रोज. नेक्रोज मीन्स पैथोलॉजिकल डेथ हुई कर सकते. नेक्रोसिस बोलते हैं ना सिलेबस में, सेकेंडरी पे सिलेबस में नेक्रोसिस, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस. सो ये नेक्रोस जो है दैट इज द डेथ ऑफ द सेल. See, this is the physical examination. Liquefaction मैंने बोला कि conversion of the solid into liquid. 20 to 30 minutes I have discussed about this. Ejection of the seminal from the male urethra. This is the male urethra से जब अब पेशेंट आ रहे हैं आपके लैब में और you want to investigate the semen regarding the infertility cases from the तो ये after ejaculation you after 30 minutes you have to take for the semen for the analysis, for the microscopic analysis of whatever the parameters you are applying. 30 मिनट्स के बाद ही उसको एग्जामिनेशन के लिए ना. विजुअल अपीयरेंस देखो नॉर्मल में आई वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. विस्कस है, ओपेक ग्रे व्हाइट नॉर्मली रहता है. अगर एबनॉर्मल कैसा रहेगा फिर स्लाइटली येलो आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स. जो पित्त शुक्र मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एबनॉर्मल जो विजुअल अपीयरेंस है स्लाइटली येलो आफ्टर, जो शुक्र के बारे में जो बताया नीला अथवा पीला जो पित्त दूषित शुक्र है वो एबनॉर्मल इसमें जाएगा. विजुअल दैट कैन बी सीन. विस्कोसिटी फिजिकल एग्जामिनेशन वी आर नाउ इन डिटेल. फिजिकल एग्जामिनेशन में विस्कोसिटी नॉर्मली थिक एंड वी हैव सीन. पिस्टल तो जो है लिक्विफिकेशन 30 मिनट से प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स. एबनॉर्मल कैसा रहेगा, एबनॉर्मल विस्कोसिटी रहेगी. तो विस्कोसिटी एबनॉर्मल कब होंगी तो देखो प्रोलॉन्ग्ड लिक्विफिकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैंने बताया आपको 30 मिनट में जो सैंपल कलेक्शन के बारे में आया कॉन्सेंट्रेट किया है कि सैंपल कलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए. चाहे ब्लड शुगर का और हो, फास्टिंग पोस्ट में कौन सा है, वो क्लिनिशियन ने क्या लिख के दिया है, वो उसकी पेपर देख के ही यू हैव टू गो फॉर द कलेक्शन, यू हैव टू काउंसिल टू द पेशेंट. तो प्रोलॉन्ग लिक्विफिकेशन अगर 60 मिनट्स के ज्यादा रहा तो इट विल लीड टू द इंक्रीज सीमेन विस्कोसिटी. दैट मीन्स द रिजल्ट ऑफ स्पर्म मोटिलिटी अफेक्ट होती है. अगर 30 मिनट के बाद 60 मिनट के बाद में जब विस्कोसिटी देखी जाती है तो ये चीजें इसमें गड़बड़ हो रही है और दैट विल लीड टू द रॉन्ग डायग्नोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. पुअर इन्वेजन ऑफ द seminal causes infection of the seminal vesicles और प्रोस्टेट. वॉल्यूम नॉर्मल मैंने बताया कि 1.5 ml के ऊपर ही वॉल्यूम होना चाहिए. एबनॉर्मल 1.5 ml एसोसिएटेड विद लो स्पर्म काउंट. वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा. एक पेपर में मैंने बताया है कि जो वॉल्यूम का मॉडर्न का जो कंसेप्ट है वॉल्यूम तभी विचार में लिया जाता है जब बाकी के पैरामीटर जो है सीमेन के एबनॉर्मल रहेंगे तभी वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन किया जाए. अदरवाइज वॉल्यूम हैज नो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है इनफर्टिलिटी केसेस में कि जो अपने को ख्याल में लेना चाहिए. वॉल्यूम कितना भी है तो मोटिलिटी इंपॉर्टेंट है और मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और काउंट ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, नॉर्मल पीएच ये है. फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिक प्रोस्टेट और जो इनिशियली आई हैव टोल्ड कि कौन से इससे सिक्रेशन हो रहा है उसका मॉडर्न का जो कंसेप्ट है उसके वजह से उसका एसिडिटी पीएच उसका डिटरमाइन है. सभी ऑब्स्ट्रक्शन अगर कुछ पीएच में गड़बड़ रही तो वासा डिफरेंस और उसमें जो स्ट्रक्चर्स इनिशियली डिस्कस
तो लो स्पर्म वॉल्यूम associated low semen volume, seminal vesicles, it is because the seminal vesicle contributing the 50% माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद ये हो गया सब फिजिकल एग्जामिनेशन का। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इनफर्टिलिटी डाटा sperm motility, ability of the sperm to motile, essential for the penetration of the cervical mucus, ये penetration power that is अनुप्रवण भावाची ये इंपॉर्टेंट चीज है मोटिलिटी जो है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन के लिए दैट स्पर्म शुड बी अनुप्रवण भाव, अनुप्रवण भाव होना चाहिए, पेनिट्रेशन पावर उसमें होना चाहिए, ट्रैवलिंग थ्रू द फैलोपियन ट्यूब एंड पेनिट्रेटिंग द ओवम। सो ये अनुप्रवण भाव है, आई थिंक ये से जो पूरा है, rapidly progressive motile sperms capable of penetrating ovum and fertilizing. So this is the brief pathogenesis you can see, और the संप्राप्ति जो बोलेंगे कि fertilization कैसा होना है with the help of the sperm motility. 200 sperms counted in the WHO के ये सब डाटा है। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी किसके बोलेंगे, नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी एंड इमोटिलिटी नो मोमेंट आया, नो मोमेंट है। टोटल मोटिलिटी किसका फॉर्मूला उन्होंने बताया। स्पर्म वायबिलिटी वाइटलिटी जो बोले, वायबिलिटी ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की चीजें जो है। एबिलिटी टू लाइव एंड डेवलप, जो मैंने वायबिलिटी बताई इनिशियली, वाइटलिटी और वायबिलिटी जो है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज द एबिलिटी टू लाइव, जिंदा नहीं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है, कुछ अगर लाइव रहना है, कुछ करना है, कुछ एबिलिटी टू लाइव एंड डेवलप, विकसित होना और उसको लाइव रहने के लिए, तो जो स्पर्म की जो वायबिलिटी है दैट इज वायबिलिटी। ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है। रिजल्ट प्रोपोर्शन ऑफ द नॉन वायबल 50% और मोर ऑफ स्पर्म्स नॉर्मली लाइव और वायबल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 58% और मोर स्पर्म्स अगर नॉर्मली लाइव मिलते, पूरे फील्ड में पूरे स्पर्म नहीं, नॉट नेसेसरी कि ऑल स्पर्म्स लाइव है, तो 58% के ऊपर स्पर्म्स अगर वायबल है, सो दे आर द नॉर्मल वायबिलिटी। You see the microscopic structure, the live sperms are the, and the red color, these are the red sperms जो है दिख रहे स्लाइड में, तो ये डेड स्पर्म कहेंगे। और जो ये ओपेक, सो ओपेक ग्रे व्हाइट इसको बोलेंगे, ओपेक ग्रे व्हाइट जो है, तो ये लाइव स्पर्म से रिपोर्टिंग कैसा करना है, माइक्रो स्पर्म काउंट का, तो मिलियंस पर ml स्पर्म काउंट जो है वो 60 to 150 मिलियन रहता है, तो उसका एग्जैक्टली काउंट किया जाता है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्मीयर प्रिपेयर, स्मीयर प्रिपेयर किया जाता है मॉर्फोलॉजी, और ये तो हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे। these are the steps, these are the used for the morphological, जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, हेड नेक टेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसमें डिफेक्ट आ रहा है इनफर्टिलिटी में, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, हेड का कंट्रीब्यूटिंग 70% एरिया, दीज आर द कंटेंट्स, ये जो इनिशियल सिक्रेशन आपने देखे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये एंजाइम्स फॉर द सेपरेशन ऑफ द कोरोना रेड डिसोल्यूशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। जो सिक्रेशंस कहाँ से आ रहे हैं एग्जैक्टली, स्पर्म का स्ट्रक्चर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शॉर्ट सेगमेंट, एक्सोनियम ऑफ द, जो इनिशियली देखा आपने मिडल, एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सब, एनर्जी फॉर द मोमेंट ऑफ ए टेल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो टेल है ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल कंपोज एक्सोनियम सराउंडेड बाय कोर्स फाइबर्स। सो you see this axonium, head neck tail, and this is the morphological structure of the defects। क्या है, डिफेक्टिव मिड पीस रहा तो मोटिलिटी, वो ये मॉर्फोलॉजिकल है, ये शायद हम नहीं कर रहे। जायंट हेड कैसा है, क्या प्रॉब्लम है उसके, जायंट हेड अगर हो रहा है तो उसको जायंट स्मॉल पायरिफॉर्म वगैरह, जो सब ये जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनको इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिकली। ये देखिए ये चीज है जो मॉर्फोलॉजिकल अपन वी आर गोइंग टू हाईलाइट। सो यू कैन सी द नॉर्मल एंड दीज आर दी सम एमॉर्फस हेड, ये जो दिख रहा है ये डबल हेड जो दिख रहा है जे में दोस्तों, दिस इज द डबल हेड, और एमॉर्फस हेड बिग, दिस इज द डबल टेल भी दिख रहे, कुछ लॉन्ग टेल दिख रहे, शॉर्ट टेल दिख रहे, ये सब मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द सीमेन में जाते हैं। सो ये मॉर्फोलॉजिकल स्टडी इट विल रिक्वायरिंग मोर क्रिटिकल, you see that I have in the one slide of the sperm actual slide, this is the from my laboratory, central laboratory।
So I am having the one video. I will see you. We'll see. So this is the microscopic examination, microscopic slide patient जब आया था. So you see this. Millions of sperms are there. These are the मोटिलिटी. देखो मोटिलिटी बहुत अच्छी है. मोटिलिटी ये स्लाइड में मोटिलिटी जस्ट अच्छी है. काउंट अच्छा है. ये पर फील्ड का एग्जामिनेशन देख रहे हैं. ये पर फील्ड में ये पर स्लाइड इज नॉट गेटिंग. तो पर फील्ड में नियर अबाउट 300 स्पर्म दिख रहे. तो इसके इस पर से अपन कर सकते हैं. ये नॉर्मल स्लाइड है. एब्सोल्युटली नॉर्मल स्लाइड है. मोटिलिटी भी अच्छी है. ये देखिए काउंट अच्छा है, मोटिलिटी अच्छी है. ये दो चीजें इस स्लाइड से क्लियर हो गई. इसका काउंट नियर अबाउट 100 मिलियन के ऊपर आता है. So this is the actual video of the semen microscopic examination. Count is normal, motility is normal, highly motile sperms that we can say, and the count is absolutely normal. Motility is too good. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन डिफेक्ट एंड मिड पीस जो है डिफेक्ट इन प्रिंसिपल पीस यानी स्पर्म का जो है माइक्रोस्कोपिक कौन से इसमें प्रॉब्लम है. तो दैट विल लीड टू द एब्नॉर्मलिटी दैट वी हैव टू डिटेक्ट. एक्सेसिव रेसिडुअल साइटोप्लाज्म ऑल दिस ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया इन्फेक्शन कुछ रहा तो उसमें प्रॉब्लम है. स्पर्मेटोजेनेसिस डिसफंक्शन ऑफ द टेस्टिकुलर लेवल. इम्यूनोलॉजिकल एनालिसिस जो मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हम. थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है क्या 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 करना. एंटीबॉडीज और उसका जो स्टडी है पूरा. रिटार्ड मोटिलिटी जो बोला एंटीबॉडीज बाउंड टू द टेल ऑफ द स्पर्म दैट विल रिटार्ड द मोटिलिटी. बायोकेमिकल एनालिसिस जो इनिशियली आई हैव टोल्ड दिस सिक्रीशंस आर ए डिफरेंट पार्ट्स की वजह से फ्रुक्टोज जिंक और ऑल दिस साइट्रिक एसिड. सो these are the बायोकेमिकल मार्कर्स. ये बायोकेमिकल स्टडी जैसे अपन शुगर कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल कर रहे हैं ये बायोकेमिकल है. बायोकेमिकल मार्कर्स है ये सब बॉडी में से. उसको डायबिटीज है क्या क्या है हाइपरलिपिडेमिया है क्या. सो ये सब चीजें जो है सो दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द सीमेन फ्रुक्टोज एंड ऑल दिस थिंग्स व्हिच आर सेक्रेटेड फ्रॉम द different structures which are contributing in the semen production. Biochemical analysis fructose और azoospermia. ये देखो ये आई विल हाईलाइट. azoospermia fructose absent है. azoospermia की केस है तो fructose absent है तो obstruction of the ejaculate ducts और absence of wasser. यानी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है इनफर्टिलिटी का जो अजोस्पर्मिया हो रहा है इनफर्टिलिटी हो रहा है और फ्रुक्टोज एब्सेंट बता रहा है. तो इसमें ये ऑब्स्ट्रक्शन ये डक्ट में है और फ्रुक्टोज प्रेजेंट है. इवन दो अजोस्पर्मिया फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म. टेस्टिस का जो प्रोडक्शन स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है वो फेलियर है. इवन दो द फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट बट द केस इज ऑफ अजोस्पर्मिया. ओके आई विल बी thankful to all the speakers, all the expert eminent personalities of my dear students and the Academy of Rognidhan. I'll be very thankful to Dr. Pawan Kumar Godakwar sir, Dr. Vasne sir, Dr. Kolle sir, and all the eminent faculties who are here for hearing me patiently and giving me the opportunity to share my some experiences. And I am really feeling very pleasurous now to have a discussion with all these faculties here. Okay, thanks to all. I will conclude here with thanking all of you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. आभार डॉक्टर नंद किशोर काले जी. जैसा कि मैंने पहले भी सभी को थोड़ा सा बताया कि मैं स्वयं जब इनके कॉलेज में गुरुदेव आयुर्वेदिक कॉलेज मजरी में अमरावती के नज़दीक है और मैं स्वयं गया और मैंने इनको देखा, इनकी लैब देखी, तभी मेरे मन में आया था कि इनका एक लेक्चर हम करें. क्योंकि हर
कॉलेज की अपनी एक अलग विशेषता है और हर कॉलेज में अलग अलग तरीके से कार्य हो रहा है, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारी जो रोग निदान परिषद है, और इसमें सभी लोग अपनी विशिष्टताओं के साथ हैं। जैसा कि हम सब लोग लगातार देख रहे हैं, रोग निदान हमारा जो विषय है वो इतने वास्ट है कि उसमें आयुर्वेद का निदान भी है और मॉडर्न की पैथोलॉजी भी, मॉडर्न पैथोलॉजी भी अनलिमिटेड, जिसमें अलग अलग सब लोगों ने कार्य किया है। जैसे हमारे मैं जब गुवाहाटी गया तो जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में मैंने कलिता सर को स्वयं देखा, वहाँ कितना अच्छा हिस्टोपैथोलॉजी और वो सारे कर रहे थे, तो हमने उनको भी जोड़ा। और ये श्रृंखला हमारी अब 40, इसी वजह से ये 40 लेक्चर हो पाए हैं कि सभी लोगों ने अपना अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करके और हम सब लोगों को बताया है। अभी भी आगे हम एक नए उसमें समय में नए दिन को निर्धारित करते हुए अप्रैल से कुछ नया करेंगे। तो आज हम श्रृंखला के 40। अतुल जी 2 मिनट लूंगा मैं। हाँ हाँ सर, बिल्कुल, मैं सभी को समय दूंगा। अरे आज सभी को होली की शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन प्रिय अतुल जी का जन्म दिवस है। काशी विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बने रहे, और रोग निदान के विभाग को आगे ले जाने में आपका जितना यथासंभव यथाशक्ति है, तन मन धन से जितना हो सकते उतना आप कोऑपरेट करते रहिए, ताकि हमारा डिपार्टमेंट ऊंचाइयों तक जाए और सब लोग आपके अनुभव का लाभ लेते रहे। तो पुनः आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्यादगी सर। आप सब लोगों का सहयोग है, और जैसे ही मैंने ये सोचा कि चलिए अभी कुछ दिन रुकते हैं, लेकिन सब लोगों का ये फीडबैक मिल रहा है कि नहीं, श्रृंखला इसी तरीके से चलती रहे, तो बहुत जल्दी हम इसकी एक मीटिंग करके किस समय पे और कैसे करेंगे, श्रृंखला को आगे चलाएंगे। और सर, जो भी आज हमारे श्रोता लोग जुड़े हुए हैं, इस जो सर ने जानकारी दी है इस लेक्चर में, उससे संबंधित कुछ और एड ऑन अपने अनुभव करना चाहें तो कृपया मुझे बताएं। अनम्यूट करें अपने आप को और वो बताएं। उसके बाद हमारे नंद किशोर सर को हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। आपने बहुत अच्छे से स्पर्म एनालिसिस के बारे में अपना अनुभव को शेयर किया सभी के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और कोई हमारे श्रोता अगर हैं तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करते हुए अपना अनुभव दें। बहुत आज की ये बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है। अब वो जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं, काउंट की और इस पर वॉल्यूम में कमी आ रही है, लगातार इनफर्टिलिटी के पेशेंट बढ़ रहे हैं। लोग अभी इसको जो हमारे आज के खान पान का सीधा असर पड़ रहा है इस पर। और ये जो विषय है, हमारे अनुराग जी का भी बहुत इस पे काम है, और हमारी एकेडमी के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर पवन गोडटवार जी का इस पे शुरू से बहुत अच्छा अनुभव रहा है, काम रहा है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे एकेडमी के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार गोडटवार जी से कि वो अपना एक्सपर्ट कमेंट देंगे और इसका जो भी अपने अनुभव हैं वो भी बताएंगे, और कुछ हम सभी लोगों को आगे के लिए भी अपनी मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर पवन कुमार गोडटवार से। धन्यवाद अतुल जी। एक तो ये आपने बड़ा महत् प्रयास करके ये उपक्रम इतने दिनों तक जारी रखा, इसलिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका अभिनंदन, पूरे परिवार का अभिनंदन, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्याडगी सर, आपके जो रैपिडली मोटाई लोग हैं वो आज दिख नहीं रहे। अरे एक्चुअली क्या था ना, सब डिपार्टमेंट में थोड़ा सा रिनोवेशन काम चल रही है, उसी की वजह से थोड़ा सा नहीं, उनका अनुराग जी का भी इस विषय पे बड़ा अच्छा काम है। अनुराग एक्चुअली टिकमगढ़ गया हुआ है, बाहर है। अच्छा, नहीं उसी के लिए पूछ रहा था। रैपिडली एक्टिव मोटेल है वो, एकदम आरएलपी है बात को, वो आउट ऑफ स्टेशन है, थोड़ी सी टिकमगढ़ गया हुआ है। हाँ, हमारे जैसे लोग अब स्लगिशली मोटाई लोग हैं। नहीं, आप स्लगिशली आप कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। हम लोग कैटलिस्ट बन गए। सब चाबी दे के छोड़ा है कि ले जाने वाला ले जाए। नंद किशोर जी, आपका काम बड़ा अच्छा था, मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैंने ट्राई किया है। इस काम में लोग, मैंने इस वाला जो सेक्शन होता है
हाँ सीमेन सर, एनालिसिस का लैब में अलग से प्रत्यक्ष डेवलप हाँ नहीं करते, जबकि ये हमारी आयुर्वेदिक लैब की एक बहुत बड़ी ताकत है। हाँ सर, HBTLC DLC को हम उतना ज्यादा हमारी परिभाषाओं में अभिव्यक्त नहीं कर सकते जितना हाँ सीधा सीधा हम सीमेन एनालिसिस को कर सकते हैं रेतस हाँ परीक्षा के माध्यम से, और उसको हाँ करना चाहिए। हाँ सारे लोग अगर तय कर ली कि एक छोटा सा यूनिट हम एंड्रोलॉजी एंड्रोलॉजी तक न भी जाए तो कम से कम सीमेनोलॉजी तक रहे तो भी चलता है। यस यस यस, इतना तो करना ही चाहिए हर लैब में। तो हाँ अतुल जी, इस पे भी एक विचार करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें रेतो परीक्षा का अभाव है, यूजी लेवल पे भी और पीजी में भी ज्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ सर, तो एक्चुअली रोग निदान, और वो भी आयुर्वेदिक रोग निदान की लेबोरेटरी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो सीधा सीधा रेतो परीक्षा का ही हो सकता है। उसमें ज्यादा कठिन नहीं है जोड़ना, नहीं कुछ 1 to 1 जैसे काले साहब ने भी बोला। तो नहीं, एकदम आप यही सही कह रहे उम्मीद हैं है कि सर, आपका व्यू सही है। तो इसको सब जगह पर इसको लागू करना चाहिए मेरे ख्याल से। हम लोग सब मिलके अगर करते हैं कि ये तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हाँ ऐसा हाँ अगर हाँ, तय हो जाए तो हम अपने स्टैंडर्ड्स तो हम खुद ही बना लेंगे ना। जरूर जरूर जरूर, तो ये करते हैं इस पे कुछ, और भी जरूर बहुत सारी जरूर। चीजें पाइपलाइन में है। अतुल जी ने एकदम लाइन हाजिर कर रखा है सबको। तो हाँ, धीरे धीरे एक एक चीज टेकअप करते हैं और इसको समाप्त नहीं करते, इसको वो मध्यांतर मानते, थोड़ा सा पॉज। ना इसको समाप्ति के घोषणा ना करते हुए आज का हाँ दिन। हाँ, नहीं सर, बायोलॉजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं ना। बस हाँ बस हाँ हाँ, रिमॉडलिंग होगी, समाप्त नहीं हुआ हम सर। लोग समर बिल्कुल वेकेशन या होली को बिल्कुल ब्रेक मान कर चलते हैं, फिर बिल्कुल अगली बिल्कुल तैयार कर बिल्कुल लेगा अगली कड़ी को। बिल्कुल। तो अगर किसी के कोई प्रश्न है, कोई चर्चा करना चाहते हैं नंद किशोर जी से, तो स्वागत है। वरना बैडगी सर अगले सत्र के लिए तैयार रहिए। जरूर सर, जरूर जरूर तैयार रहूंगा। नंद किशोर जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन आपका। धन्यवाद एक सर, बार आपके होली की मार्गदर्शन पे। शुभकामनाएं। अतुल जी फिर जी, मिलते हैं। सभी चलिए, को होली की शुभकामनाएं हाँ, बहुत पुनः और बहुत सबको होली की शुभकामनाएं। सभी हाँ, को मेरी ओर से हार्दिक आभार, अभिनंदन। मेरा सभी लोगों ने आज जन्मदिन पर मेरे लिए शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल। नहीं नहीं, और अभी सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, सब लोग अपने अपने बिल भी बेचेंगे। बिल भी भेजिएगा सर, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल गूगल सर, पे बिल भेज रहे हैं आप, रियम्बर्स की ये उम्मीद है। गूगल पे रियम्बर्समेंट कर के साथ। दीजिएगा बस, बिल्कुल सर। गूगल पे कर दीजिए। और बिल्कुल बिल्कुल, अगले कार्यक्रम में बहुत जल्दी ही मिलेंगे। हम आज प्रत्यक्ष का मिलने की उम्मीद है इस साल, बिल्कुल इन्हीं बिल्कुल सर। शुभकामनाओं के साथ, है ना? और फिलहाल इस कार्यक्रम को अब मैं समाप्त करता हूँ। बिल्कुल, सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।